और अब सीएम गहलोत जो अपना संबोधन देंगे, अपना संबोधन जिसमें वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। महत्वपूर्ण रहेगा कि सीएम आज किन बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, या क्योंकि देखिए अभी संबोधन शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही सीएम के लिए ये नारेबाजी शुरू हुई है। बाबा साहब डॉक्टर बिरला मुंडा की 31वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे मंत्री टीकाराम जूली साहब, भजनलाल यादव साहब, ममता भूपेश जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, प्रमोद जैन भाया साहब, नीति आयोग के अध्यक्ष भाई किलाड़ीलाल बैरवा जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, श्री मदन गोपाल जी, उर्मिला योगी जी, महेश शर्मा जी, पवन गोदारा जी, उमा शंकर शर्मा जी, महेंद्र गहलोत जी, अनिल शर्मा जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, डॉक्टर करण सिंह जी, यादव साहब, समी शर्मा जी, ओपी बुनकर जी और नगर निगम ग्रेटर की मेयर साहिबा श्रीमती सुधा भोजी जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ पर अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे बहुत पसंद आया आज हम लोग 131वीं जयंती पर मिल रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आपको पूर्व वक्ताओं ने और विशेष हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी ने बहुत ही विस्तार से और प्रभावशाली ढंग से जीवनी में प्रकाश डाला और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के बारे में पूरा देश है वो भली बातें जानता है कि क्या उनकी भूमिका थी उस जमाने की जिसका जिक्र किया गया। किस प्रकार किस घर में पैदा हुए, स्कूल में पढ़े कैसे करी, और शिवाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे, अब देखो उनकी सहायता में अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, और जो कुछ भी उनकी भूमिका थी आज़ादी की जंग के दौरान में संविधान सभा के अंदर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई संविधान बनाने के लिए। आप जस्ट कल्पना करो कि उस वक्त में गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और बड़े बड़े नेताओं ने क्या सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर को ही जिम्मेवारी दी गई कि आप संविधान के निर्माण की ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन बनो। उससे अंदाज कर सकते हो आप लोग तो क्या महान हस्ती थी, किस प्रकार वो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम नागरिक के लिए उनकी सोच थी। वो दार्शनिक भी थे, विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे, कोई प्रकार बहुमुखी प्रतिभा धनी थी। उनके दिल के अंदर जो कशिश थी बचपन की, उस कशिश के कारण से वो संविधान के अंदर वो प्रोविजन कर पाए जो आज जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी नहीं कर पाए। जैसे महिलाओं को बराबरी का हक देना, महिलाओं को वोट का अधिकार। सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, इनको बड़ा गर्व होगा कि अमेरिका में 150 वर्ष लगे तब जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंग्लैंड के अंदर, यूके में 100 वर्ष लगे तब महिलाओं को अधिकार देना, वोट का अधिकार देना मिला, महिलाओं को मिला। हमारे मुल्क में बाबा साहब के जमाने में जिस दिन संविधान बना, लागू हुआ, उस दिन से महिला पुरुष में भेदभाव नहीं,
तो वोट का अधिकार मिला। उससे अंदाज कर सकते हो कि वो व्यक्तित्व किस प्रकार का था। ये मामूली बात है, 150 वर्ष किसे कहते हैं। महिला संघर्ष करती गई वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो आज लोकतंत्र की बड़े मुल्क कहलाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कितना प्रगतिशील विचार था उनका, किस प्रकार की सोच थी देश के लिए। उनको मालूम था कि मुल्क जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हजारों जातियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, समझ में आती नहीं लिखा हुआ क्या है और क्या बोलते हैं। और यहाँ पर कितना बड़ा भेदभाव है, मानव पे भेद कर रहा है, छुआछूत का। आप बताइए इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। एक मनुष्य, अभी टीकाराम जूली कह रहे थे, पैदा होता है तो भगवान एक सा बनाता है और व्यवस्था उसको छिन-भिन करती है। आप बताइए छुआछूत की भावना कैसे पैदा हुई होगी कोई जमाने के अंदर। क्या बीतती है कि बाबा राव अम्बेडकर को अलग बैठना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, अलग मटकी से पानी पियो, क्या क्या नहीं हुआ होगा। ज्योतिबा फुले को वो बस सम्मान इसलिए देते थे कि ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में क्रांति करी थी जब स्त्री शिक्षा को पढ़ाना पाप समझते थे। जब कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। आप बताइए कि इस प्रकार बाबा साहब की सोच जो है और ज्योतिबा फुले से जो प्रेरणा उनको मिली, ये उन्होंने खुद ने जिक्र किया, जिसका आज उस व्यक्ति के कारण से देश के अंदर जो हालात है, उन हालातों में भी आज एक है, अखंड है। आजादी के पहले भी त्याग बलिदान खूब हुए, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे में चढ़े, गोलियां खाई अंग्रेजों के वक्त में, लाठियां खाई। आजादी के बाद में भी बहुत कुछ हुआ, पर हमारा मुल्क जो संविधान से चलता है, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र है, समाजवाद की बात की जाती है, लोकतंत्र के अंदर ही धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। ये सब संविधान में लिखा हुआ है, उसकी मूल भावना ही है। और जब हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम शपथ क्या लेते हैं, संविधान के अंतर्गत लेते हैं। पहला हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हम जो कुछ भी करें वो संविधान की मूल भावना को जो हमने शपथ ली है उस शपथ को निर्वहन करते हुए करें। कोई पढ़े लिखे लोग हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम ये शपथ को मानते हैं? शपथ को मानते हैं, सभी को पवित्र मानते हैं हम लोग। वो शपथ ले ली ना, गंगा जल हाथ में ले लिया, कहते हैं ना लोकल भाषा के अंदर, गंगा जल हाथ में ले लिया, मैंने शपथ ले ली। तो क्या गंगा जल हाथ में लिया हुआ भी आप उसके विपरीत काम कर सकते हैं शपथ लेने के बाद में? तो क्या संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है, आप शपथ ले रहे हो खड़े होकर राज्यपाल के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, क्या उसके बाद में आप उस शपथ के विपरीत काम कर सकते हो? क्या आज उसके विपरीत काम नहीं हो रहा है? आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर, ऐसे हालात बन गए देश के अंदर। क्या अच्छी बात है। देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर का अगर आप जन्मदिवस मनाते हैं, आज कई प्रोग्राम हो रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, न होनी चाहिए। हम देशवासी सब एक हैं, एकजुट रहेंगे तब जाके दुनिया के मुल्कों में हमारी शान है, मान सम्मान है, हमारी महान संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का जो देश ने सदियों से प्राप्त करी है, वो काम रह पाएगा, वो काम रह पाएगा। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हम कोई धर्म के हो, जाति को, वर्ग के हो, अगर मानो एक समान है।
और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है सदियों से, ये हमारी संस्कृति है। पूरा विश्व जो है कुटुंब है। कि जिस मुल्क में ये भावना निकली हो, जिस मुल्क से, जिसके जहन में बात हो, जय जगत की बात की विनोद भावे ने, जगत की जय हो। आप कल्पना कीजिए, ये देश वो है जहाँ पूरी दुनिया लोहा मानती है इसका। उस मुल्क में अगर हम लोग विचारधारा की लड़ाई हमारी, लोकतंत्र विचारधारा की लड़ाई होती है, होनी चाहिए, विचारधाराएं काम रहेगी। बड़ौदा के अंदर मैं राहुल गांधी के साथ था, वहां पर इंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया ये बीजेपी आरएसएस खत्म होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप गलत कह रहे हो, वो एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो काम रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करें। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई आप क्या चाहते हो, ये उसकी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं, दुश्मनी नहीं है, पर जो विचारधाराएं हैं जिस रूप में हम चाहते हैं लोकतंत्र कायम रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, ऊंच नीच के कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। हमारी गवर्नमेंट के रास्ता में कह सकता हूं कि प्रयास है। मेरे गांधी जी ने कहा था कि आप अगर कोई संशय हो, कोई आप मंत्री मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और जीवन में आपको कोई संशय पैदा हो कोई फैसला करते वक्त में, तो आप कल्पना करो उस गरीब व्यक्ति की जो जिंदगी में आपने कभी देखा है, और फिर सोचो मेरी कदम उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे उस गरीब का भला हो रहा है क्या, और फैसला। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बजट जो आया है, यानी कि कार्य सब लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर उस बजट की कोई स्टडी करे तो करनी चाहिए आप सबको, बच्चों को भी सबको, और के मन को समझना चाहिए। हर योजनाएं किसके हित के अंदर है। 10 लाख की बात तो एक बात हुई, जो अभी मेरे महाराज पीसीसी से एक व्यक्ति मुझे मिला गेट पे, अरे साहब मेरे गांव से मेरा कोई भाई वगैरह कोई आया और सीके बिरला में इलाज करवाया, उसका हार्ट की ऑपरेशन था, 137 रुपये टैक्सी के लगे खाने, बाकी फ्री इलाज। मुझे 2 बार कोरोना हो गया मुझे, और पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम है। आपको भी कहना चाहूँगा कोरोना वापस आ सकता है। कल देखा होगा आपने टीवी के अंदर जगह जगह कोरोना के केस आ जाने लगे। चिंता करो, बच के रहो, बच के रहो। मुझे 2 बार कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद में हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है अलग तरह की, हो भी नहीं लोग। मुझे हार्ट की हो गई, मेरा इलाज हुआ है चौबीस के अंदर, स्टेंट लगा। अगर स्कीम नहीं होती तो 2-3 लाख रुपये खर्च होते, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अब कल्पना करो 10 लाख रुपये, उसमें तो 5 लाख स्कीम थी, अब मैंने 10 लाख ही कर दी। आप बताइए कि 5 लाख बीमा कर दे, कोई भगवान मेरा एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये बीमा भी हो जाता है। और उन्होंने एक काम और किया, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी है। अब कोई अस्पताल में जाएंगे आप लोग, पहले के ऑपरेशन के अंदर कुछ सामान बाहर से मंगाते थे, दवाएं 900 की लिस्ट थी तो उसके अलावा लिस्ट तो वो बाहर से आती थी। अब आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा खर्चा अस्पताल खुद उठाएगा। ये हमने कर सकता।
एक व्यवस्था और कर दी कि अगर किसी के ट्रांसप्लांट होना है किडनी या लीवर, उसमें आपको मालूम है कि 15-20 लाख में खर्च होता है, गरीब आदमी नहीं दे सकता है। तो 10 लाख के अलावा भी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर के कारण से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं तो उसका ऑर्गन भी, आँख भी, हार्ट भी, ऑक्सीजन ट्रांसप्लांट होते हैं। हवाई जहाज से भेजना पड़ता है अमुक जगह पर जिसकी मांग है हिंदुस्तान के अंदर। अगर 15-20 लाख में खर्च होंगे तो उसको 15-20 लाख में खर्च करेगी सरकार, उसको पहले ये तालियां बजा रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा अधिकांश लोगों को नहीं मालूम बात, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम। अगर मैं हाथ खड़ा कराता तो 5-7 हाथ खड़े होते, अभी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इसी हॉल में भी 3 दिन पहले हाथ खड़ा करवा चुका हूं। तो ये स्थिति है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये ज्यादा गरीब को मार पड़ती है। ये बातें मैं बोल क्यों रहा हूं कि पैसे वाला तो फिर भी कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ लाएगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मकान बेचता है, गहने गिरवी रखता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा, क्या बेचती बताओ। तो ये योजना गरीब की लागू हो रही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी बड़ी सोच रखी, आरक्षण भी मिल गया, सब कुछ हुआ है। SC एक्ट बन गया राजीव गांधी के वक्त में, जिसका आपने जिक्र किया है अप्रैल वाला। क्या नहीं किया गया, सब कुछ हुआ। मेरे बारे में काफी कुछ कह दिया मंत्री जी ने। एक बात मैं बिना बात बताना चाहूंगा जिंदगी की। मैं जब गधे नहीं हुआ था उसकी पहले की बात है, जब मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, हमारे मोहल्ले में वहां मेघवाल भी, खटीक भी, वाल्मीकि भी रहते हैं, मां मंदिर में रहता हूं। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि जब मेरी शादी हो रही थी, मतलब उनकी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी हो रही थी, पिताजी ने कहा तो मेरे बराती खटीक भी थे, हरिजन भी थे, वाल्मीकि भी थे, मेघवाल भी थे। तो उनके ससुराल को मालूम पड़ा कि भाई जो दूल्हा आ रहा उसकी रात में खटीक भी आएंगे, मेघवाल भी आएंगे, हरिजन भी आएंगे। तो उन्होंने ऐतराज किया उस जमाने के अंदर। तो पिताजी बताते थे कि मैंने कह दिया भाई फिर मैं बारात लेके आऊंगा ही नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया इसने, जूली ने, कि ये संस्कार आपका पैदा होता ही हो परिवार का, उसका असर जिंदगी भर साथ चलता है। आज जो मेरे दिल में गरीब के प्रति, गरीब चाहे कोई भी हो, अगर गरीब ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, तो ही लगता है गरीब की पहले सेवा करो, जो भूखा मरना पहले सेवा करो। और इसीलिए मैं आज सेवा मजा करता हूं कि भाई ऐसा क्या बात है कि मेरी जाति का सिर्फ एक MLA है विधानसभा के अंदर, और मैं मुख्यमंत्री हूँ एक MLA होते हुए भी, और एक MLA कौन है? मैं खुद ही हूँ। अगर मैं अकेले ही हूँ खुद ही, फिर भी ये छत्ती जी को मुझे बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, प्यार कर रही है, नहीं कर रही है, आशीर्वाद दे रही, जो भी कर रही है। आप बताइए कितना मैं लकी हूँ, अकेला विधायक और तीसरी बार मुख्यमंत्री आपने मुझे बना दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी तरह सबको होना चाहिए, छत्तीस जी को मैं प्यारा। क्योंकि जिंदगी 1000 साल की होती नहीं है, 1000 साल की होती नहीं, 100 साल ऐसे हो जाएगा, 110-20 के लोग अभी संतों देख 126 साल का हो गया भाई, बहुत इक्का दुक्का होता है। अगर जिंदगी 1000 साल की होती तब तो अपन हिसाब किताब रखते हैं। उम्र आपकी सबकी फिक्स है,
कि काय की भेदभाव, क्यों घृणा, क्यों नफरत, क्या प्यार मोहब्बत से रहे हम लोग, भाईचारे रहे, सद्भावना हो आपस के अंदर। क्या झगड़ा हो, करोड़ों में झगड़ा हो गया, क्या जरूरत है बताओ। अब उनकी राजनीति शुरू करती है, चुनाव आ रहे इसलिए हमने उस घटना को बहुत सीरियस लिया। 2-3 दिन 10 घंटे सब एसपी से बात करी, पुलिस विभाग में बात करी। नतीजा ये रामनवमी के जुलूस में सब धर्मों ने फूल बरसाए, रामनवमी जुलूस कर। आप देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया में। और एक जगह घटना नहीं हुई और बाकी कई राज्यों में दंगे हो गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर चलने वाली जो है बीमारी कहाँ से आ गई? अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो अम्बेडकर का राज कहाँ रहेगा, उनका संविधान कहाँ रहेगा? हमेशा कायदा होता है कानून का राज रहे, बल्कि फिलोसॉफी है कानून की तो कि 100 छूट जाए मुलजिम या दोषी, उसकी चिंता नहीं है, एक भी निर्दोष लोग नहीं फंसना चाहिए। पुरानी कहावत, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर पता ही नहीं किसने नारे लगाए, किसने दंगे भड़काए, कुछ पता नहीं। लिस्ट बड़ी पुलिस की, बुलडोजर गए और बुलडोजर उनके मकान साफ कर रहे हैं। कल आंखों में आंसू आ रहे थे औरतों के, मैंने देखा था टीवी के अंदर, जिनके घरों में बुलडोजर चल गए हैं। इतने गरीब घर वाले थे, घर वाले अभी बदले। मैं भावुक हो रहा था, बताओ क्या तरीका भाई है राज करने का। एक तरफ कहते हैं कि निर्दोष लोग रास्ता में करोड़ों में फंस गए हैं, निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। और आप बताओ वो निर्दोष है जिनको आप कह रहे हो कि निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जो हमारे बीजेपी नेता कहते हैं, और बुलडोजर जो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो पुलिस के अंदर तो वो भी बन गए हैं क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार जाके उनके घरों में बुलडोजर चला रहे हैं? बताइए। जिनको हम पकड़ रहे हैं तो पुलिस की दृष्टि में तो वो मुलजिम है, अपराध किया उन्होंने, दंगे भड़काए, हो सकता है वास्तव निर्दोष हो। और जिसके लिए हमारे नेता बीजेपी कहता भाई निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, हो सकता है निर्दोष हो उसमें कुछ लोग, तो जान का विषय है। तो क्या सरकार दूसरे दिन बुलडोजर बेच सकते हैं कि हम आपको तोड़ना चाहिए क्या? बताइए आपको, बताइए आपको तोड़ना चाहिए उनको? ये क्या तरीका हो? बड़े खुश हो रहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी चुनाव क्या जीत गए बुलडोजर के नाम से, गिर घमंड आ गए उनको। अरे जनता जनार्दन है, कब किसी को घर भेज दे पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, वो परमाणु विस्फोट कर दिया, दुनिया देखती रह गई, अमेरिका वगैरह। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, परमाणु देश बना दिया, जनता ने उसको भी हरा दिया। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, कल्पना कीजिए आप। ये लोकतंत्र है। और फिर आंधी चली उनकी, वापस वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। मैं भी उस वक्त एमपी बना, 40-42 साल पहले केंद्रीय मंत्री बना उनके साथ में, डिप्टी मिनिस्टर। अब बताइए, कानून का राज रहना ही चाहिए। इसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हमने शपथ ली संविधान की तो कानून की रक्षा करेंगे। अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही है, अगर आप कानून की रक्षा करते हो, कानून की पालना करते हो, संविधान को मानते हो, शपथ लेते हैं, काम उल्टा करते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है बताइए आप? तो कोई करे, आप शपथ लेते हो, उस शपथ को आप शपथ लेने के बाद में उल्टा काम करते हो अपने खुद की स्वार्थ में, ये राजनीति करने के लिए। इसको देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जो सपना अम्बेडकर देखा था, काम करो, इसमें करना। आरएसएस कौन मना कर रहा है?
छुआछूत मिटाने का काम अगर आरएसएस निकल जाए गांव में, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर आरएसएस कहते हम सांस्कृतिक दल है, गांधी जी की हत्या भी उस वक्त पे सरदार पटेल ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, इसी आरएसएस पर लिख के दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम कभी सांस्कृतिक दल रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज छुआछूत सबसे बड़ा मानवता कलंक मानता हूं मैं आज भी। क्यों नहीं आरएसएस के लोग सब काम छोड़ करके ऊंच नीच का भेदभाव हो, छुआछूत हो, सामाजिक सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इन कामों को हाथ में लेने के लिए आगे क्यों आता है? अगर वो हिंदू की बात करते हैं, क्या एससी एसटी वाले हिंदू नहीं है क्या? क्या ओबीसी वाले हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? आप उस पर भेदभाव कर रहे हो। आपको चाहिए सब काम छोड़ के, अगर हिंदू की बात कर रहे हो करो हिंदू की बात। हिंदू में एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता है, कौन में आती है। आप उसे कल्याण की बात करो। हर धर्म सिखाता है कि आप अपने धर्म को मानो। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर में मैं हिंदू हूं। हम तो हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं है क्या? पर हर धर्म ये कहता है खुद का धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। ठीक है, तमाम झगड़े मिट जाएंगे आपके, तमाम झगड़े मिट जाएंगे अगर आप ये करोगे। सब प्रेम से रहोगे, सद्भावना से रहोगे। आज पूरे देश में, दुनिया में जो हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। उस देश के अंदर हिंसा हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कितने लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं कि आप में हमारे में ऐसे लोग नहीं जो उसको लेकर भी दुखी होते हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ये देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश है, जिसको अम्बेडकर ने कुछ जमाने में संविधान दिया है देश को। इसलिए उनकी जयंती पर चिंतन हो, मनन हो। आज तो अम्बेडकर को सब पार्टियां मानने लग गई, कल मानती थी क्या? आप मेरे जो बुरे लोग बैठे हैं, सीनियर लोग, आप बताइए कि कोई जमाने में गांधी को मानती थी लोग? सरदार पटेल को भी याद करते थे, अम्बेडकर को मानते थे। आज तो वो सब चुरा रहे हैं इनको, पोस्टरों पे से लेकर खाली अपने स्वार्थ के लिए चुनाव। कोई बात चुरा लो आप, पर दिल से मानो फिर उनको। आप गांधी को दिल से मान लो, कोई दिक्कत नहीं हमें ऐतराज नहीं होगा। अब सरदार पटेल की भावना थी, उसको दिल से मान लो, अपना लो। आप अम्बेडकर की भावनाओं को, जो उनकी सोच थी, उसको आत्मसात कर लो, बड़ी खुशी होगी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कोई पार्टी वाली हो। खाली आप हमें खाली पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए अपनाओगे तो हमें ऐतराज होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हालात देश में अलग तरह के बन गए हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, गुजराती घरों के अंदर शासन ही नहीं निकलती है। अरे भाई शादी लेके बैठो यहाँ पे, हमारे तो कोई मिले ही नहीं आपको। तो वो क्या हमको नहीं जानते, तो ऊपर से आगे जाओ तो निकलेंगे। क्या बात है? सब पे दबाव है, मीडिया में दबाव है। अभी ये मीडिया वाले बेचारे नीति मेहनत कर रहे हैं, अब इनकी कोई चलती थोड़ी है, ऊपर से दबाव है। चाहे तो नहीं दिखा सकते हम सबको, चाहे तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो दबाव है मालिकों पर। अच्छे लोग हैं मेरे मिलने वाले कई लोग, इनकम टैक्स, ईडी कम घुस जाएंगे स्टूडियो में, स्थिति है। तो बातें करने को बहुत सारी हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें जो हालात बन गए हैं। इसमें अम्बेडकर ऐसे के लिए हमने बहुत कुछ किया। कृपा करके आप मेरे बजट को पढ़िएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बताऊँ। हम उद्यमी बनाए जाते हैं SC ST के लोगों को, उसके लिए मैंने एक कानून पास किया है उनके बजट को लेके, जो अभी जूली कह रहे थे आपको। दूसरा, उद्यमी बनाने के लिए मैंने रिको को पार्टनर बनाने की तय किया है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है। कौन कितने इंडस्ट्री सब है SC वाले? इंडस्ट्री
70 साल के बाद में खाली उंगली में गिन लो इंडस्ट्री वालों को, SC/ST लोगों को। हमने तय किया वो इंडस्ट्री बने, उनके लिए अलग से पैकेज दिया हमने, और साथ में किया है यूको जो है, यूको तो आप जानते यूको क्या है, उसको वो पार्लियामेंट का 25% का उनको चाहेंगे, तो जिससे कि टेक्निकली कौन सी मशीन आएगी, क्या फैक्ट्री लगेगी, क्या उत्पादन होगा, सब वो बता सकते हैं आपको। ये मैंने किया, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो खुद तो नहीं फायदा उठा पाओगे, पर आप और फायदा दिला नहीं पाओगे। तो आप जुर्माने जो आप आए हो, आप सब लोग यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं, मेरा मानना है कि आप लोग 200 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए। गायकवाड़ साहब ने अम्बेडकर को भेजा, क्रांति हो गई, ठीक है। एक आदमी उस जमाने के अंदर जो छुआछूत थी, भेदभाव थे, तब गायकवाड़ साहब जो नरेश थे बड़ौदा के, उन्होंने भेजा अम्बेडकर को। उस जमाने में उनकी सोच थी, उनको तो हमें याद करना चाहिए। तो आप बताइए, मैं 200 लोग भेज रहा हूँ, तो जानते जाए, अपनी प्रतिभा बताई जाए, वो कोई भी हो सकता है जाति बढ़ा देगा। अब उसको अगर हम पढ़ेंगे नहीं या ध्यान रखेंगे नहीं कि स्कीम क्या है, तो जानकारी के अभाव में हम लोग तकलीफ आते हैं। नॉलेज इज पावर। नया जो IT का युग है, राजीव गांधी ने जो IT का युग लाने की बात की थी उस जमाने में, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन हर हाथ में आ गया। हम तो 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं जिनके चिरंजीव कार्ड है, उन सबको मोबाइल फोन देने जा रहे हैं जल्दी ही। हमारे नेता बेटी भरतपुर की बहुत खुश हो रही है। तो आप सोच सकते हो महिला सशक्तिकरण, तो मैं गुजराती बहुत खुश होगी महिलाओं के बारे में। अब ये फंस गई है, ये बीजेपी की है। पता नहीं मेरी पार्टी वाले मुझे क्या कहेंगे, तो कहा जाके फंस गई वहां पर। मैं मजा कर रहा हूँ कि देखो होता है ऐसा कई बार, और बहुत कम लोग आते हैं जब कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो ये बहन वाली बैठी आकर बात सुन रही है, समझ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आप बजट या अखबार वो तमाम आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी अम्बेडकर के प्रोग्राम और है आगे, आज 4-5 प्रोग्राम। तो मैं माफी चाहता हूँ कि ज़्यादा आप लंबी बात नहीं करता हुआ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी बर्थडे पे आप सब मनाने आप आए, और बहुत ही हम उत्साह हैं। बच्चे हमारे जामडोली से भी आए हैं, कितना प्यारा संगीत बजा रहे थे, बताइए आप, कितना प्यारा। अच्छा, अभी मैंने जामडोली में निषेधजनों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। शायद देश का पहला होगा, शायद पहला होगा। नंबर 2, अभी मैंने जोधपुर के अंदर एक अन्य विद्यालय को, कॉलेज, एक निषेधजनों के लिए जो रेफरेंडम होते हैं उनके लिए जयपुर में भी पोदार, और जोधपुर में भी 2 हमने कॉलेज बनाने की घोषणा की। संगीत का काम मैंने कहा कि भगवान जब कोई कुदरत में कोई कमी देता है तो साथ में कोई उसकी विशेष संगीत देता है। कितने सुंदर बनाएंगे। मैं एक बार गया, अन्य विद्यालय के बच्चों की शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन दोनों अंध थे, ब्लाइंड थे, सुन रही थी। तो मैं खुद बाराती बन के गया वहाँ पर जोधपुर का। इतना अच्छा लगा मुझे, और जब हम पहुंचे बारात लेके दुल्हन के घर पे, तो कल्चरल प्रोग्राम था, सब वो अन्य विद्यालय के बच्चों ने किया, शानदार था। जोधपुर वाली एक समाज सेविका है, सुशीला बोरा,
इसको सुधारती है। इतना शानदार वो बारात थी उनकी कि देखती बनती थी। कहने का मतलब ये समाज के अभिन्न अंग है, ये कोई दया के पात्र नहीं है, सम्मान के पात्र हमारे लिए, सम्मान के पात्र है। यही बात करता हूँ मैं आप सबको बहुत बहुत समय न्याय अधिकारी विभाग के हमारे मंत्री जी को, इनका महकमा बहुत बड़ा महकमा है, और साथ में हमारे अधिकारियों को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। वो सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को बधाई दी उन्होंने, मंत्री को भी बधाई दी, साथ ही सभी अधिकारियों को भी बधाई दी। और जैसे ही उनका संबोधन शुरू हुआ तो पूरा सभागार तालियों की करतल ध्वनि से गूंज उठा और तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है इस विशेष कार्यक्रम की।